क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। 22 नवंबर का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। ठीक, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप करिएगा। कॉल बहुत ज़्यादा आ रही है और कई अलग अलग टाइम पे आ रही है, तो मैं कभी कभी वीडियो बना रहा हूँ तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 9650347272 पर। ठीक है, हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, हैंडलूम विलेज एट मोइरंग। मोइरंग कहाँ पे है, कमेंट करके बताइए, अभी मैं तो बताऊंगा ही। ठीक, रियल इस्टेट, ये जो बिल्डिंग होती है ना, सोसाइटीज बनती हैं, जो घर वर बनाते हैं प्राइवेट वाले, तो रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, इससे संबंधित क्या न्यूज़ है देखेंगे। शेल तेल, शेल ऑयल, ठीक, क्या हुआ है देखेंगे। इसके बाद मुंबई के कोलाबा और मझगांव में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब, क्यों, ये फैक्टर जानेंगे। और गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक, यूपी पीएससी स्पेशल करंट अफेयर है ये। ठीक है, यूपीपीएससी स्पेशल तो यूपीपीएससी में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर नहीं होता है। ठीक, पूरे साल में अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से अभी तक मेरे ख्याल से 3-4 टॉपिक मैं आपके कवर कर चुका हूँ। तो आपको ये जो है, चाहो तो आप इसको अलग से नोट भी कर सकते हो एक जगह पर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग फॉर 21st सेंचुरी प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम है, अगर इसके नाम से अगर आप देखो तो पता नहीं चल रहा किससे संबंधित है। ठीक, ट्राइबल से संबंधित है, वो भी एजुकेटर से। ठीक है ना, शिक्षकों के लिए है ये। इसको देखेंगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसमें कुछ विनिवेश हो रहा है, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट को बीच में इन्वॉल्व होना पड़ा है, क्या ऐसा मंजर हुआ, क्या बात हुई देखेंगे। ईपीएफओ सॉरी, ईपीएफओ जो है आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ठीक, इससे संबंधित कुछ न्यूज आई है कि नए कमिटियां बनाई जाएंगी, सब कमिटीज बनाई जाएंगी। किसने ये ऑर्डर दिया है, उसका चेयरमैन कौन होता है, बहुत सारी जरूरत की चीजें ईपीएफओ संबंधित मैंने पढ़ाया था पीछे। ठीक है, तो अगर किसी जिसका इसका जो लोग कह रहे थे कि सर मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया है, तो आप लोग हमारे नए चैनल पे अभी जुड़ सकते हो। इंटरव्यू की पूरी तैयारी करा दूंगा। ठीक है, पूरी तैयारी कराऊंगा, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है उसमें, इसको पढ़ लीजिएगा। और नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक, उत्तर पूर्वी भारत में इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा का और फोक मेडिसिन रिसर्च से संबंधित यहाँ पे ये टॉपिक है। ये नया नाम रखा गया इसलिए भी है न्यूज़ में। अनाज के नमूने की प्रयोगशाला, ठीक, जो होता है ना, ये लेबोरेटरी फॉर फूड ग्रेन सैंपल। फूड ग्रेन कैसा है, न्यूट्रिशनल है, गंदा तो नहीं, खराब तो नहीं है। अब जो है आसानी से टेस्टिंग करो और जो है उसको वितरण करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। लेकिन कौन कर रहा है ये चीज़, यही तो जानना है, तो पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। और यहाँ पे अगर आप लोग को पसंद आता हो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाइए, बहुत मेहनत से मैं ये सब बना रहा हूँ। तबीयत नहीं ठीक थी यार, इसलिए थोड़ा वीडियो डिले हुआ है, बट इसमें मैंने बहुत सारे एनोटेशन होमवर्क आपको दिए हैं। ये भी चीज़ें अगर आपने साथ साथ अगर करते चले ना, हर जगह जो भी चीज़ उससे इंटरलिंक करके जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, मैपिंग, सब कुछ इसको दिया है। तो ये वाली पीडीएफ जो है मैं दूंगा आप लोगों को। इसमें क्या है कि एक तो पीडीएफ जो सिंपल वाली होती है, और एक ये जो मैं एनोटेशन लिखता हूँ उसके ऊपर, तो इसमें कई सारी चीज़ें जो संबंधित हैं और एग्जाम में आ सकती हैं वो भी रहती हैं। तो ये जो है सिंपल पीडीएफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा डिटेल पीडीएफ होगी। अब जो मैंने होमवर्क दिया है इसमें लिखा भी हुआ है, तो अगर आप लोग उसको अटेम्प्ट करके करते हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, इसी पीडीएफ में जो है होमवर्क भी अटैच करके वाली पीडीएफ दिया करूँगा बाद में, लेकिन वो जो है पेड होगी। सिंपल वाली पीडीएफ जो है फ्री रखने की सोच रहा हूँ मैं, लेकिन एनोटेशन वाली जो है वो तो पेड होगी, मिनिमल चार्जेस होंगे, लेकिन वो कंप्लीट होगी, अपने में परिपक्व होगी, अपने में संपूर्ण होगी। ठीक है, तो हैंडलूम विलेज एट मोइरंग। मोइरंग आपका कहाँ पर है, आपका मणिपुर में है। ठीक, हैंडलूम है, हथकरघा है, मतलब हो रही बात। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, कपड़ा मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। उन्होंने डिसाइड किया है कि हम एक हैंडलूम विलेज बनाएंगे मोइरंग में, जो कि मणिपुर में। अब मोइरंग जो है आपको मैप में देखना चाहिए, इनफैक्ट आपको मणिपुर का आज कंप्लीट मैपिंग करनी है। अपनी मैप बुक खोलिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ, इंडिया के लिए, इंडियन मैपिंग के लिए ऑक्सफोर्ड, ठीक, और वर्ल्ड मैपिंग के लिए ओरिएंट ब्लैक स्वान। ये दोनों मैप बुक ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अभी मैं आज मैं सोच रहा हूँ कुछ एक आपको दूंगा। इस वाली जो ये मैप बुक्स होती हैं इनमें हिस्ट्री से संबंधित कई सारी चीज़ें आपको, और जो देखते हो ना आप, वो ज़्यादा याद भी रहता है।
और जैसे कहते भी हैं कि अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, तो वो आपको ज़्यादा याद भी रहेगा। तो मणिपुर की आज करिए, इसका जो है पॉलिटिकल मैप देखिए, फिजिकल मैप देखिए, कौन सी रिवर, कौन से हिमालय, कौन से माउंटेन, कहाँ से क्या की चीज जा रहे हैं, और रिवर बेसिन जरूर देखना, ठीक, कैपिटल, ये सारी चीज़ें। तो मणिपुर की मैपिंग करनी, मोइरंग जो है यहाँ पर है, यहाँ पे हथकरघा एक गांव बसाने की बात करी जा रही है आपका, ठीक है। वो वैसा गांव नहीं है कि यहाँ पे घर वर बनेंगे, ये है मतलब वहाँ पे ये फैक्ट्री वैक्ट्री इस टाइप से कुछ बनाने की बात हो रही है, ठीक। अच्छा, मोइरंग जो है ये वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जब अपना इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, तो उन्होंने मोइरंग ही वो जगह थी जहां पर आकर अपने इम्फाल कैंपेन में तिरंगा को फहराया था, ठीक। अपना तिरंगा जो है, मोइरंग ही वो जगह थी जब वो इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसको लीड कर रहे थे, तो अपने उन्होंने वहां जाकर मोइरंग में ही तिरंगा लहराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जापान के साथ में मिलकर, याद होगा आपको, ठीक। तो अब आपका होमवर्क आईएनए से संबंधित जो है वो भी पढ़ना है, स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री वाली बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक। सोर्स भी बताता चल रहा हूँ। आईएनए म्यूजियम भी बना हुआ है आपका मोइरंग में, ठीक। तो एक हिस्टोरिकली भी इम्पोर्टेंट प्लेस है इंडिया और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से। आईएनए म्यूजियम भी बना हुआ, वहाँ पे टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं, और ये हैंडलूम विलेजेस पे काम भी जल्दी ही चालू हो जाएगा। मैपिंग मणिपुर से आप लोगों को करनी है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेरा। रेरा का फुल फॉर्म होता है रियल इस्टेट, ठीक, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि रियल इस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 में वाला एक्ट आया था। पहले बता देता हूँ चीज़ क्या है। कई लोग जो है बड़े बड़े शहरों में जैसे रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि सोसाइटीज़ होती हैं 26-25 मंजिल वाली, उस पर हर एक फ्लोर पे जो है 6-7 मकान होते हैं। तो लोग मकान वहाँ पे खरीदते हैं, और ज़िंदगी के जो उनके पास सबसे ज़्यादा एसेट होते हैं उसमें से करीबन, ये सर्वे में अभी बताऊँगा नीचे, ये पाया गया कि 77% जो टोटल उनका एसेट है उसमें 77% जो है वो अपना रियल एस्टेट यानी घर वर में लगाते हैं पैसा, ठीक। अब ये पैसा क्या था, कई सारे बिल्डर्स थे, वो लोगों से पैसा लेते थे और कहते थे हाँ आपको घर मिलेगा। वो घर में पैसा ना लगाने के बजाय अपने अपने पास बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते थे उस पैसा से, ठीक। और लोग का पैसा फंस जाता था, पोजीशन 5-5, 6-6, 10-10 साल तक नहीं मिलता था। वो लोग जितने प्रमोटर्स जो थे, प्रवर्तक जो थे, बिल्डर्स जो थे, वो सब करते थे मौज, और उसमें बीच में दलाल काफी सारे होते थे, उनकी सबसे ज्यादा मौज होती थी। क्यों? क्योंकि एक तो उनको बनाना भी नहीं है, और एक दूसरा जो है उनको कोई उनकी जवाबदेही भी नहीं है, उन्होंने बीच से पैसा पकड़ के इनको दे दिया और बीच में अपना पैसा खा लिया। तो इन सबकी बड़ी मौज चल रही थी। तो इस मौज को खत्म करने के लिए, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो होम बायर्स हैं, जिनको अलॉट हुआ है घर और नहीं मिल पा रहा, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए लोगों का ट्रस्ट भी तो खत्म नहीं होना चाहिए ना यार। तो उसके लिए क्या हुआ कि एक एक्ट लाया गया, 2013 से इसकी बात चल रही थी। एक्ट का नाम था रियल एस्टेट विनियमित, ठीक, विनियमन और विकास, ठीक। एक तो रेगुलेट भी करो और डेवलप भी करो। एक्ट 2016 में आ गया, ठीक। इसमें कई सारी चीजें थी, एस्क्रो अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें 70% तक पैसा रखना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा तो आपको याद आ जाएगा। एस्क्रो अकाउंट ये होता है कि वो तीसरे, ना बायर के पास ना बिल्डर के पास, ये तीसरा मतलब अलग से है, इन दोनों के ऊपर, इस अकाउंट के ऊपर जो है इन दोनों का कंट्रोल नहीं होता है। जब ये जो है आपको दे देंगे पैसा, ठीक, इनको घर बना के दे देंगे, तो ये पैसा फिर बिल्डर को मिल जाएगा। तो ऐसे कई सारे प्रावधान थे, सुपर एरिया और ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। खैर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा और उसने ये कहा, क्योंकि कई सारे, जब ये लॉ आया तो कई सारे प्रोजेक्ट जो थे वो रनिंग में थे, मेरी बात समझना, ठीक। 2016 में जब ये लॉ पास हुआ तो कई सारे प्रोजेक्ट रनिंग में थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमारा तो पहले चल रहा था, ये लॉ अब आया तो इस पर थोड़ी ना लागू होगा। वो तो बिल्डर्स बोलेंगे ही बोलेंगे, समझ रहे हो ना। उन्होंने कहा नहीं, इसके बाद लागू होगा। अब 2016 से जो प्रोजेक्ट चालू हो रहे हैं उनमें लागू होगा, ना कि पुराने वाले जो चल रहे थे और जिन पे कंप्लीशन अभी नहीं मिला हुआ सर्टिफिकेट, उन पे नहीं लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट, कई लोगों ने रिट दायर करी, जो है प्रमोटर वोटर और जो है जो होम बायर्स, वो उन्होंने रिट दायर करी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अब ये निर्णय दिया है कि भाई साहब, जब 2016 में ये लॉ आया तो जो है जो भी याले प्रोजेक्ट चल रहे थे और जो भी ऐसे प्रोजेक्ट थे जहां पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिले थे, वो भी इस लॉ के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो यह कानून पूर्व व्यापी हुआ, यानी कि रेट्रोएक्टिव हुआ, ठीक। तो यहाँ पे ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन जो है दिया है। और उन्होंने ये भी कहा
कि भैया जो अलॉटीज थे, जिनको घर मिले थे, अलॉटमेंट हुआ, मान लीजिए जो भी 100 घर थे उसमें 1000 लोगों ने किया, पर्ची उठाई गई, उसमें 100 लोग को जिनको भी मिला, तो उनका पैसा वापस करो ब्याज के साथ में। और ये कौन बताएगा कितना ब्याज होगा? जो भी नियामक प्राधिकरण, रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, या फिर जो भी निर्णायक अधिकारी, एजुकेटिव ऑफिसर होगा। बिल्डर से पैसा लेके उनका बकाया जो भी है उन बिल्डर से वसूल करके अलॉटीज को दिया जाएगा। यार इतने सालों की उनकी इतनी ज़्यादा बड़ी पूंजी जो है खा गए बिल्डर, समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। और इससे होम बायर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, रिलीफ मिलेगा, जल्दी जो है समाधान हो पाएगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट हैं जो डाइल्यूट कर रहे थे लॉ के इंटेंट को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर्स के बाद बहुत पैसे वाले लोग हैं ये, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को जो है थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, समझ रहे हो ना? तो वो वाली चीज़ है। तो उन्होंने, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो अब ये डाइल्यूट नहीं कर पाएंगे। और अभी जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जो है रिट याचिकाएं कई सारी जो है प्रवर्तक, जो प्रमोटर हैं और रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा किए गए थे, तो उनको खारिज करने के खिलाफ जो है दीवानी अपील कई सारी कर रहे थे। तो खैर अब ये जो है, अब सुप्रीम कोर्ट जो है नया आदेश कर दिया है कि पैसा भी देना पड़ेगा, और जो लोग उस समय, जो प्रोजेक्ट उस समय चल रहे थे, वो चलेंगे भी। रेरा क्यों आया, बहुत ही मैंने विस्तार से आपको बता दिया। 70% तक जो है ये देखा गया कि जो से अधिक अचल संपत्ति जो होती है जो हमारे भारतीय घरों में, वो 70% तक तो रियल एस्टेट में ही लगा रखी है। ठीक, तो ये काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है और पूरी लाइफ का इन्वेस्टमेंट है। इस तरीके से जो है यहाँ पर ये खराबी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जीएस पेपर 3 संबंधित मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैं सिलेबस का वो भी बताता चल रहा हूँ कहाँ से। अब शेल ऑयल या फिर शेल तेल या फिर शेल ऑयल एंड गैस जो भी है, तो ये आपके क्या है कि ज़मीन के अंदर पाई जाती है। ठीक, ज़मीन के अंदर पाई जाती है, और जो बाकी ऑयल और नेचुरल ये गैस वैस निकल जाते हैं, उनसे कैसे डिफरेंट है? ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि एक तो काफ़ी कम मात्रा में रहती है ये। ठीक, ऑयल एंड गैस बाकी जो होती है उनकी काफ़ी बड़े वो होते हैं, वहाँ से निकालोगे आप। दो, दूसरा काफ़ी गहरी होती है। ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ। पहला है कि कम मात्रा में है, बाकी ऑयल एंड गैस से कैसे डिफरेंट है ये बता रहा हूँ मैं। ये पूछेगा शेल ऑयल, एक तो कम मात्रा में, दूसरा गहरा ज़्यादा है, और तीसरा इसके लिए जो है हाइड्रोलिक जो है फ्रैकिंग करनी पड़ती है। हाइड्रोलिक फ्रैकिंग नाम की एक टेक्निक होती है, वो करनी पड़ती है, जो कि कठिन है। ठीक है ना, वर्टिकल, और फिर जाके यहाँ पे माइनिंग हॉरिजॉन्टल करनी पड़ती है, जिससे कठिन है। और इसमें ये भी कहा जाता है कि भैया जो एक्विफर्स हैं, जहाँ पे पानी वानी जो भूजल, जहाँ ग्राउंड वाटर इकट्ठा होता है, उनको भी दूषित कर सकता है। तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें थी। भारत में शेल गैस और ऑयल जो है उसकी मैपिंग आप लोग को देखनी है, कहाँ कहाँ पर है बताइए। ठीक, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ भी चुका है, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। ठीक, तो कहाँ कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा, एक बार कंफर्म करके बताइएगा, देखिएगा। ठीक, और अभी ओएनजीसी जो था भारत में, इसके लिए ये इसका सर्वे वर्वे कर रहा था कहाँ पे ज़्यादा है, फिर इसको एक्सप्लोर कर रहा था, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट करना था इसे। ठीक है ना, लेकिन अभी हाल 2013 मेरे साथ शायद कर रहे थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इंटरेस्ट कम हो गया। अब हमारा इंटरेस्ट किधर ज़्यादा चला गया है? रिन्यूएबल एनर्जी पे, सोलर, विंड, इन सब पे। ठीक है, तो इधर क्योंकि हम ज़्यादा कामयाब भी नहीं हो पाए, कमर्शियली हम नहीं निकाल पाए शेल ऑयल को, इसलिए जो, और ये टेक्निक जो है, टेक्नोलॉजी, ये अभी यूएसए की इसकी महारत थी। और यूएसए एक ऐसी कंट्री है दुनिया में जिसके यहाँ, जैसे सऊदी और ये सब जो है, यहाँ पे क्रूड ऑयल बहुत है, यूएसए के पास क्रूड ऑयल नहीं था। ठीक, तो ये ऑयल डिपेंडेंट था वेस्ट एशियन कंट्रीज के ऊपर, ऑयल डिपेंडेंट था वेस्ट एशियन कंट्रीज के ऊपर कि भैया हमको ऑयल दे दो, सऊदी के पास और इन सब के पास। ठीक, कि ऑयल चाहिए, लेकिन यूएसए के पास शेल गैस के जो है काफी ज्यादा भंडार थे, रिजर्व्स थे। उसने टेक्नोलॉजी इसको जो है बनाई, और शेल गैस एंड ऑयल की वजह से यूएसए एक ऑयल, ये एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री की जगह एनर्जी सप्लायर कंट्री बन गया, शेल ऑयल एंड गैस की वजह से। समझ रहे हो? तो ये टेक्निक जो है हाइड्रोलिक फ्रैकिंग और जो ये वाली चीज़ है, इससे यूएसए को काफ़ी अच्छी सफलता मिली। भारत में भी क्रूड ऑयल नहीं है, लेकिन जो है हमारे पास ये टेक्नोलॉजी और इतने अच्छे तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं, और ज़्यादा इसमें खर्चा भी लगता है शुरुआती दौर में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम नहीं इसमें कामयाब हो पाए। तो हम कहाँ जा रहे हैं? आपका सोलर, विंड, इन सब में जा रहे हैं। ठीक, ये सारी चीज़ समझ में आ गई। अब ये था पूरा बैकग्राउंड आपको जो है बिल्कुल दिमाग में बैठाने के लिए। अगला अब जो संदर्भ है, ठीक, अच्छा, इसको शेल ऑयल को टाइट ऑयल भी कहते हैं।
ठीक ठीक, टाइट ऑयल भी कहते हैं, हो सकता है टाइट ऑयल से पूछ ले कि भैया बताओ ये क्या है। खैर यहाँ पे संदर्भ ये है कि कैन ऑयल एंड गैस जो है उसने पार्टनर किया है यूएस के हालीबर्टन के साथ में, और उन्होंने कहा कि जो बारमेर लोअर बारमेर हिल है वहां पर वेस्टर्न राजस्थान में, ठीक, अगर आप देखोगे ऐसे ये रहा, ठीक, यहाँ पर ये जो एरिया है, सॉरी ये नहीं, ये तो गुजरात हो गया, ठीक है, ये जो एरिया है ये बाड़मेर का एरिया, यहाँ पे केर ने कहा है कि हम हालीबर्टन के साथ में मिलकर शेल गैस का एक्सप्लोर करेंगे। तो एक चीज़ आपको क्या पता चली कि भैया राजस्थान में शेल गैस के तो भंडारण है, ठीक, बाड़मेर है यहाँ पे वेस्टर्न राजस्थान में, ठीक। तो आप लोग को ये बताना है कि ऑयल फील्ड्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक, जैसे मुंबई हाई है आपका, आसाम और उस साइड में है, ठीक है, आपका जो है केजी बेसिन है, आपका कृष्णा और गंगा गोदावरी बेसिन है। तो एक तो ऑयल फील्ड्स देखनी है मैपिंग में, और दूसरा ये है कि शेल के ऑयल एंड गैस फील्ड कहाँ है इंडिया में, ये दोनों चीज़ें मैपिंग से संबंधित करना। मैपिंग करो यार, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी पूछता है, और आपको जो है यहाँ अगर आपने नहीं किया, अगर आप ये सोचोगे कि आखिरी के 5 दिन में 2 दिन में कर लूंगा, मैपिंग नहीं हो पाएगी, कंफर्म बात है। बाद में ये बात मेरी आपको याद आए, इससे बढ़िया है कि आप अभी से करते चलिए। रोज सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट करनी है, रोज सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट सोने से पहले या जब भी, ठीक है। तो कंपनी जो है ये यहाँ पर 10 गुना अपना बढ़ाना चाहती है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी, जो हालीबर्टन इसको प्रोवाइड करेगी, यूएस की है, और अपतटीय संपत्तियों में से जो है आपका मुंबई हाई में, ठीक है, या सॉरी, या अपतटीय जो एसेट है वहाँ पे 10 गुना बढ़ाने की कोशिश करेगा केर्न ऑयल एंड गैस, ठीक। कैसे डिफरेंट होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और रशिया और यूएस जो है ये दोनों शेल ऑयल प्रोड्यूसर बहुत बड़े हो गए हैं। यूएस तो भाई साहब पहले जो है इंपोर्टर था, अब ये एक्सपोर्टर हो गया 2019 में शेल गैस की वजह से। भारत में इसका कमर्शियल उत्पादन शेल ऑयल एंड गैस का नहीं हो पाया, ओएनजीसी 2013 से इसको कर रहा था। 25 नॉमिनेशन ब्लॉक भी इसने निकाले। ये नॉमिनेशन ब्लॉक जो पोटेंशियल यहाँ पे था कि भाई हो सकता है, ठीक, क्षमता हो सकती है, लेकिन यहाँ पे रिड्यूस इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक्सप्लोरेशन जो एफर्ट थे अब कम कर दिए गए, ठीक। तो 25 नॉमिनेशन ब्लॉक ही इनका जो है ऑयल एंड गैस फील्ड यहाँ पे इंडिया में हमें मैपिंग में करनी है। अगला जो टॉपिक है वो है जीएस पेपर 3 का एनवायरनमेंट से संबंधित पोल्यूशन कई सारे हैं, प्लास्टिक, एयर, वाटर, ये सब आए ना, पढ़ो इसे, ठीक। अब देखो यहाँ पे लगातार एनसीआर में आप देख रहे हो कि भैया काफ़ी एयर पोल्यूशन चल रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कर रहे हैं ना। ये क्या चीज़ है, कैसे होती है, इसको देखो ना, मैं पढ़ा भी चुका हूँ पीछे, अगर नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ लेना। यहाँ पे फिलहाल कोलाबा जो आपका ये ऐसे करके, ये जो मुंबई वाला एरिया है यहाँ पे ये, ठीक, ये मुंबई एक्चुअली आइलैंड है ना, एलिफेंटा आइलैंड पे मुंबई है। तो ये जो है इसमें कोलाबा, साउथ मुंबई में आपका कोलाबा और मझगांव, ठीक। तो यहाँ पे वेरी पुअर एयर क्वालिटी हुई। तो ये भैया कैसे हुई, इसके लिए जो है बात हो रही है। तो पहली बात तो ये है कि मोस्ट पोल्यूटेड लोकेलिटी थे सिटी में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखा गया कि 330 थी। एनसीआर में तो अभी पीछे 700 चल रही थी मेरे भैया। खैर, तो इसको वेरी पुअर एयर बताया गया, और ये किसने डेटा बताया, सफर ने। सफर क्या है, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च के बारे में पढ़िए, ठीक। ये क्या करता है, एयर क्वालिटी और वेदर फोरकास्ट करके बताता है, रिसर्च करके। इसी के अंतर्गत एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये जो है फिगर आई है। सफर जो है इसका नेटवर्क मुंबई में अक्रॉस 10 जगह ये निगरानी रखता है लोकेशन पे। रीजंस क्या, अच्छा एक यहाँ पे होमवर्क आप लोग के लिए ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, इसमें एयर क्वालिटी नापने के लिए कौन कौन सी चीजें हम कुछ नापते होंगे ना, उसी के ऊपर तो होती होगी। जैसे PM 2.5, PM 10 हो गया, ठीक है। अच्छा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक चीज समझ लेना, कार्बन डाइऑक्साइड, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, तो सबको लगा कि ये पोल्यूशन है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट पोल्यूशन, समझ में, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्लोबल वार्मिंग गैस, ये बात समझना जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। और कौन सी है, 4 और है, बताइए कमेंट करके। अच्छा, जो रीजन दिया कोलाबा और मझगांव के ज्यादा जो है एयर पोल्यूशन वहां पे होने की वजह से, वो ये है कि एक तो सी सॉल्ट जो है वहां पर ज्यादा है कोलाबा की। ये कह रहे हैं कि भैया जो कोलाबा है साउथ की, तो यहाँ पे अरेबियन सी हो गया, ठीक। तो अरेबियन सी में टेम्परेचर होता है ज़्यादा,
ठीक, कंपैरिजन अगर यहाँ पे देखो तो कोलाबा में टेम्परेचर होता है कम, यानी कि हाई, ठंडी ज़्यादा है, हाई प्रेशर है, और यहाँ पे जो है लो प्रेशर हो गया मान लो कंपैरेटिवली। ठीक है, अगर दोनों में कंपेयर करोगे तो उसकी वजह से क्या है, लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो एयर मास है, जो एयर मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर होते हैं, तो उसमें वाटर वेपर के साथ में जो यहाँ पे डस्ट वस्ट है वो भी ज़्यादा कैद हो जाती है, और ये कैद होने की वजह से यहाँ एयर पोल्यूशन में ज़्यादा पता चलता है। ठीक, और अगर ये एयर पोल्यूशन ये वाटर वेपर में जो है पार्टिकल कैद हो गए और इसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा, और साथ ही साथ हवा भी अगर नहीं चल रही, यानी कि विंड नहीं है, तो भैया सोने पे सुहागा, मतलब कि जो है और ज़्यादा पोल्यूशन हो गया। ठीक, तो अभी इधर इधर देखा गया कि ब्रीज भी नहीं चल रही थी, और ब्रीज नहीं चल रही थी तो उसी में फंसी हुई है। अगर आप रूम में देखो ना, अगर आप रूम बंद करके झाड़ू लगा दो, पूरे उसी में टहलते रहते हैं, फिर आप क्या करते हो, ये कहते हो भैया दरवाजा खोलो घर के, वो रूम के, और पंखा कस के चला दो, चला जाता ना। वही चीज़ है यार, सब आपके आसपास है चीज़ें, बस आपको उस, और देखो ये अभी जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग वाला अभी प्रोग्राम में बताऊंगा ना, उसमें यही चीज़ है, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है, क्लासरूम को लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ के करो। ये देखो गवर्नमेंट भी ऐसे प्रोग्राम चला रहा है। ठीक बात। और तीसरा जो उन्होंने दिया है रीजन सॉरी, वो है कि अर्बन कैनियन इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले अलग से, जैसे एक बार ये न्यूज में था अर्बन हीट आइलैंड। ठीक, यूपीएससी ने मेंस में पूछ लिया था। ठीक, और शायद स्टेट पीसी एग्जामिनेशन किसी ने प्रीलिम्स में पूछ लिया था। तो यार ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, और मैं तो भैया सिलेबस प्रीवियस क्वेश्चन मैंने सारे एनालाइज कर रखे हैं, तो इसलिए मुझे पता है। आप लोग को मैं बता रहा हूं तो आप भी पता कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी आई वुड सजेस्ट कि प्लीज आप लोग सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन जरूर जरूर लगाएं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस मुझे याद दिलाना टेलीग्राम ग्रुप में, मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन आपको डाउनलोड करके दे दूंगा। जिन लोग को वेबसाइट पर जाके डाउनलोड करने में दिक्कत होती है वो यहाँ से कर लेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक, अर्बन कैनियन इफेक्ट क्या है, शहरी घाटी प्रभाव। अगर आप इसको रोड मान लो, यहाँ पे डिवाइडर वाइडर है, जा रही, यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ से आ रही जा रही हैं। ठीक, तो और इसके बगल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो ये एक तरीके से घाटी बन जाती है, कैनियन बन जाती है। और ये प्रदूषण जो है, क्योंकि भैया जो कार वार चल रही है उनका वो भी तो प्रदूषण कर रही है ना, वो इसी में ट्रैप हो जाती, इसी को अर्बन कैनियन इफेक्ट से बोल रहे हैं। अगर सिंपल सा क्वेश्चन बोला जाए तो ये एयर पोल्यूशन से संबंधित है, जो कि व्हीकुलर एमिशन की वजह से हो रहा है, और जो है इसमें ये बड़ी बिल्डिंग्स अगल बगल होने की वजह से यहाँ पे फंस जाती है। ध्यान रहेगा ना, बस ये चीज है। यूपीएससी स्पेशल करंट अफेयर में देखिए, जनरल स्टडीज पेपर 2 इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर, गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे देखिए, इसका ये डायग्राम है यहाँ पर। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट इसमें देख लेते हैं। 600 किलोमीटर तक की लेंथ का है। इसका जो फुल स्ट्रेच होगा, अगर आप देखो तो ये जो है आपका ग्रेटर नोएडा से आपका बलिया तक जाएगा। ठीक, बलिया तक जाएगा। लेकिन अगर वैसे आप देखो तो ये मेरठ के एक गांव से इलाहाबाद के गांव तक जा रहा है, मेरठ टू इलाहाबाद। अब इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज। नाम बहुत चेंज हो रहे हैं, हम लोग का काम बढ़ा देते हैं यार ये लोग। खैर कोई बात नहीं, ठीक, काम बढ़ाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट भी तो है, हो सकता है यहीं आ जाए। तो ये चीज़ है, काफ़ी लैंड भी इसमें जो है एक्विजिशन हो चुका है, अधिग्रहण हो चुका है, काफ़ी पैसा लगेगा, 36,000 करोड़ रुपए। 4 लेन का है, लेकिन 6 लेन में इसको आगे एक्सपेंड कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी वाला जो है प्रोजेक्ट है। एक्सप्रेसवे बोलते हैं, तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ 6 लेन। ये वाला डिवाइडर है, तो इस रोड पे इधर भी 3 लेन हो गई और इधर भी 3 लेन हो गई, तो इसको 6 लेन वाले को एक्सप्रेसवे बोलते हैं। ये बहुत रिजिड डेफिनेशन नहीं, बट ज़्यादातर पे मेरठ से इलाहाबाद तक। अब मैं इसमें इतने फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये यूपीपीएससी स्पेशल है, और यूपीपीएससी वाले जो है ज़्यादा दिमाग अंडरस्टैंडिंग जानते नहीं, वो खाली फैक्ट पूछते हैं। ये चीज़ है। गंगा एक्सप्रेसवे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है आपका, उत्तर प्रदेश का, मेरठ से आपका प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा। न्यूज में अभी इसलिए क्योंकि इसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है आपका पर्यावरण मंत्रालय से, उनके नोटिफिकेशन अधिसूचना 2006 के अंतर्गत उनको लेना था काम शुरू करने से पहले। और इसमें जो है 90% तक जो है लैंड एक्विजिशन भी, भूमि अधिग्रहण भी हो चुका है। और ये अब बताया जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, ठीक, 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे इसको बोला जा रहा है। और अच्छा, गंगा एक्सप्रेसवे क्यों बोला जा रहा है ये बताइए। ये गंगा भी तो ऐसे ही जा रही है ना मेरे भाई, तो इसलिए बात है। अच्छा, अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले किसकी बात करी थी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की।
ठीक, उससे पहले यूपीपीएससी स्पेशल में हम लोगों ने किसकी बात करी थी, आपका यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गलियारा के बारे में। ठीक, उसमें मैंने आप लोग को जो है एक वो भी दिया था, जो है आपका ट्रिक याद है क्या, बता नहीं रहे हो यार तुम लोग ट्रिक ये जो है काजोल करके, काजोल ये रही, मतलब ये ट्रिक रही है। ठीक है, तो ये काजोल करके था, इसमें सी जो है वो आपका चित्रकूट है। तो ये चीज है, गंगावली जा रही है। अच्छा, मेरठ के बिजौली गांव से जाएगी ये जूड़ापुर डंडू विलेज प्रयागराज में। जूड़ापुर डंडू विलेज यहां पर है और मेरठ में बिजौली गांव से जाएगी ये जो है पूछ सकता है डायरेक्टली, यूपीपीसीएस पूछता है इसे। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है सोशल इश्यूज जनरल स्टडीज पेपर 1 से संबंधित है। जनरल स्टडीज का पेपर 2 से भी एजुकेशन से संबंधित आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है करनी है 21st सेंचुरी प्रोग्राम के लिए। ठीक, इसमें फैक्ट याद रखना, 2 फैक्ट हैं। पहली चीज तो ये है कि ये मंत्रालय कौन सा है, ट्राइबल अफेयर्स वाला मंत्रालय है, जिसने कि किसके साथ, सीबीएसई के साथ में मिलकर लॉन्च किया है कि हम ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स करा रहे हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेट देंगे आपको। किसको, जो भी एजुकेटर्स हैं, जैसे कि टीचर, स्कूल के हेड और प्रिंसिपल्स। ठीक, किसने किसने किया है, ट्राइबल अफेयर और सीबीएसई ने मिलकर जॉइंटली एक लॉन्च किया है प्रोग्राम जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग फॉर 21st सेंचुरी प्रोग्राम। इसमें ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक, किसको, आपका एजुकेटर्स को, जो कि टीचर और स्कूल हेड प्रिंसिपल हैं। किस लिए दिया जाएगा कि भैया जो भी क्लास में पढ़ावत हो या फिर जो भी क्लास में आप पढ़ाते हैं उसको रियल लाइफ के तजुर्बे से जोड़ के बताओ। ठीक है ना, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भैया डिमांड एंड सप्लाई, जैसे इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक, बहुत ही खड़ूस टाइप का टीचर बन जाऊं और कह दूं डिमांड एंड सप्लाई जब होता है, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो जो है महंगाई, इन्फ्लेशन हो जाता है, बस खत्म बात। बस अब यही लिख देना, बस डेफिनेशन नहीं, ऐसा नहीं। अगर मैं आपको बताऊं कि एक ठेले पे 10 या फिर 100 सेब रखे हुए थे, ठीक है, और सप्लाई मतलब 100 हो गई आपूर्ति और डिमांड जो है खाली 10 की है, तो ये 100 सेब की कीमत क्या होगी बताओ, कम हो जाएगी। ठीक है, महंगाई कम हो जाएगी एक तरीके से मानो। अगर इसी 100 सेब के ऊपर जो है 10,000 आदमी कूद पड़े तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये सप्लाई हो गई कम, डिमांड हो गया ज्यादा, तो इन्हीं 100 सेबों की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये होता है क्लासरूम लर्निंग को अडॉप्ट कराओ रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, जो मैं ऑलरेडी करता हूं हमेशा, एंड इट इज द बेस्ट वे टू टीच। ठीक है, जो मेरे हिसाब से। और आप लोग को अभी अगर समझ में आता तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइए और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करो यार। ये आपका चैनल है, मैंने आपको पहले भी कहा है, आप लोग को इसको बढ़ाना भी है। मेरे पास अभी पैसे से नहीं है, वैसे भी आप देख रहे हो सारे फ्री है, कि मैं डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग कर करके जो है फेक अकाउंट्स और उन सब के थ्रू जो है ये सब्सक्राइबर बढ़ाऊं, वो नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात है आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं कि 100 सब्सक्राइबर्स हमारे पार हो गए हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई, सर्टिफिकेट मिलेगा और इसलिए दिया जा रहा है सर्टिफिकेट कि एजुकेटर्स हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको पाने में, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करें। नेशनल एजुकेशन से संबंधित मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो, मेरा जो पुराने जहां मैं काम करता था, जिनके साथ में काम करता था, लेकिन इसका जो है वीडियो वही उन्हीं के चैनल पे मिलेगा, आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो मैंने वहां पे वो दिया हुआ है, आप लोग उनके चैनल पे देखो, कहीं से भी पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, आपको लक्ष्य होना चाहिए। ठीक, तो ये वहां पे जाके आप जो है पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। पूरा 45 मिनट का है, लेकिन बहुत बढ़िया। और देखो ये काफी फ्रूटफुल भी रहा ये वाला वीडियो। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें यूपीएससी में, यूपीपीएससी में दोनों में से रिलेटेड क्वेश्चन आए, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, तभी मैंने वीडियो बनाया था। ठीक, तो ये चीज होती है, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करने की बात हो रही है, वही चीज है यहाँ पर। प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट टू द सेलेक्टेड टीचर, जो भी टीचर सेलेक्ट किए जाएंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। कब से, 20 नवंबर से। ठीक है, और जो टीचर सेलेक्ट होंगे उनको बोला जाएगा शिक्षक नेताओं, टीचर लीडर बोला जाएगा मिनिस्ट्री और ट्राइबल अफेयर के द्वारा। और उनके अंदर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पेडागॉगी मतलब होता है कि किस तरीके से पढ़ाने की तरीका। ठीक है ना, तो उसके लिए जो है जो स्टडी है कि किस तरीके से पढ़ाया जाए, उसको बोलते हैं पेडागॉगी। तो इसको स्पाउस करेंगे। और टू द एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल जो स्कूल हैं
उनके टीचिंग फैटर्निटी के फेस्ड मैनर में, मतलब चरणबद्ध तरीके से। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल किसके लिए बनाए जाते हैं? ट्राइबल्स के लिए, ठीक। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक। इसके बारे में आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आपको पढ़ना है। कौन से बजट में इसकी बात करी गई थी ये बताइए, और क्या क्या इसमें प्रावधान है, कितने ब्लॉक में कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं, ठीक। जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में अगर देखें, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक, इसको अगर आप वैसे देखो तो आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है जिंक बनाती है, ठीक। जिंक का उपयोग कई जगह होता है। और ये बताइए कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है ना। जो मतलब सॉइल है, आप उसमें देखते होगे जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो कुछ मैक्रो होते हैं और जो है 15 शायद माइक्रो होते हैं, ठीक। तो आपको बताना जिंक कौन सा है, और ये दोनों ही याद करना, मुझे याद दिलाना, मैं इसको पूछ लेना अगर नया हो कि मैक्रो माइक्रो कौन कौन से हैं, उसको मैं वहां बता दूंगा। यूपीएससी पूछता है, स्टेट पीसीएस भी पूछ लेते हैं इसे, ठीक। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है कि केंद्र अपना विनिवेश कर सकता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से, जो भी उसका बचा हुआ 29.54% है। देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो था भारत की आज़ादी से पहले जो है आपका बना था, इसका नाम मेटल करके कुछ था, ठीक। फिर उसके बाद जो है इसको हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कर दिया गया नाम 1970 के दशक में। और उसके बाद क्या हुआ कि 2003 में भारतीय जो गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंतर्गत, उन्होंने इसको जो है स्टेरलाइट वेदांता लिमिटेड की सब्सिडरी को जो है बेच दिया था, ठीक। वहां पे डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया था। और ये एक स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट था, रणनीतिक या फिर सामरिक डिसइन्वेस्टमेंट था। अभी बताऊंगा क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट, क्या होता है विनिवेश, क्या होता है, और रणनीतिक विनिवेश क्या होता है, अभी बताऊंगा, डोंट वरी। तो वेदांता को बेच दिया था, और उसके बाद अभी इसमें 29% खाली करीबन जो है बचा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि केंद्र को कि भैया ये भी तुम जो है विनिवेश कर लो, हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2002 में जो विनिवेश हुआ था 26% का, तो उसके लिए सीबीआई का प्रोब भी कर दिया कि भैया देखो और इसकी जांच करो कि मतलब देख रहे हो 20 साल पुराना निकाल दिया इसने सुप्रीम कोर्ट ने, और सीबीआई की जांच इस पर करा दी है कि जब विनिवेश तब हुआ था 26% का, तो उसमें क्या गड़बड़ी हुई थी, खोदो निकालो और जो है लोग करो। करप्शन करने वालों को छोड़ना नहीं चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है इंडियन इंटीग्रेटेड माइनिंग रिसोर्स प्रोड्यूसर है, मतलब इंटीग्रेटेड, एकीकृत है, माइन करता है कई सारी चीजें और रिसोर्सेज प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से? जिंक, लेड, सिल्वर, कैडमियम, ठीक है। और जुआरी माइंस जो है आपकी राजस्थान में, वहां पे जिंक, लेड ये मिलता है, सिल्वर, ठीक। तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके साथ साथ ये तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरा पढ़ो। तो आपको मैपिंग करनी है, मैप बुक खोलिए, मिनरल्स वाले पेज से जितने भी ये साइट है, लोकेशंस हैं, और उस साइट पे कौन सा जो है मिनरल मिल रहा है उसको जरूर पढ़िए, ठीक। अच्छा बताइए, कैडमियम क्या टॉक्सिक मेटल्स में आता है क्या? ठीक, टॉक्सिक मेटल्स में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर इसमें देखो मिनरल्स और ये मेटल्स में देखा जाए तो एक इन्वायरमेंटल डिजीजेस भी कुछ होती हैं, तो वो भी आएगा। खैर, तो ये जो है वेदांता को बेच दिया था, वो मैंने आपको बता दिया। हिस्ट्री में इतना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है जानने का, ठीक। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि डिसइन्वेस्टमेंट 100% तक, जैसे बीएसएनएल है उसमें जो है गवर्नमेंट के 100% तक स्टेक्स हैं, उसके बाद 100% शेयर है, ठीक। उसमें से उसने गवर्नमेंट को ये लगा, क्यों करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, कि भैया लॉस मेकिंग है, जो कि आपको पता है, ठीक है। जो उसका मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, ठीक से नहीं हो रहा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी के पास पैसे नहीं बचे हैं, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, तो क्या करें? तो हम एक काम करते हैं कि चलो यार 25% तक जो है इसमें विनिवेश कर देते हैं, मतलब अपना निवेश निकाल लेते हैं और प्राइवेट प्लेयर्स को जो है बुला के उनको जो है खरीदवा देते हैं या फिर उनके साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक। अब प्राइवेट प्लेयर्स आगे 25% खरीदे और प्राइवेट प्लेयर्स को हम दें, किस लिए? ताकि अच्छी टेक्नोलॉजी आ सके, स्टेट ऑफ द आर्ट, अच्छा प्रोफेशनल जो है प्रबंधन मैनेजमेंट हो सके, और जो है थोड़े से मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से काम कर सके। और जो लोग सही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं खाली बैठ के जो है सैलरी तोड़ें, ऐसे लोग नहीं, जो लोग वाकई प्रोडक्टिव है उनको रखें, ठीक। तो इसलिए विनिवेश किया जाता है।
अब ये 25% यहां से निकल गया तो कितना भारतीय गवर्नमेंट के पास बचा? 75%। लेकिन अगर भारतीय गवर्नमेंट ये कहती कि हम अपना 25 नहीं, हम अपना 51% तक विनिवेश करना चाहते हैं, या तो फिर क्या होगा? देखो, किसी के पास भी 50 से ज्यादा परसेंट का अगर स्टेक्स हो जाते हैं तो वो उसमें जो है डोमिनेंट प्लेयर या फिर पार्टनर बन जाता है। ठीक, अब गवर्नमेंट ने अगर अपना 51% अपना स्टेक इसमें से निकाल लिए, ठीक, किसी सरकारी कंपनी में से, तो क्या होगा कि उसके बाद डोमिनेंट प्लेयर तो वो रहेगा नहीं। तो उस कंडीशन में उसको बोला जाता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। आसान भाषा में समझ में आया कि नहीं आया? जो सॉरी जो सॉरी जो आपका रणनीतिक विनिवेश है, उसमें ये बोला जाता है कि पूरा, मतलब ये एक तरीके से पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो ऐसा वेदांता को बेचा जब गया था तब ये हुआ था। ठीक, तो ये वाली चीज है। अच्छा, ये जब कोई भी, जैसे अभी पीछे बात हो रही थी, नेशनलाइजेशन की बात यहाँ पर हुई, ठीक है, कि हमने ये पहले से तो आपका जो है कंपनी थी, फिर इसको जो है भारतीय गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से लॉ पास कराते हुए, ऑर्डिनेंस लाते हुए इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया था, प्राइवेट बैंक से पब्लिक बैंक बना दिए गए थे। भूमि अधिग्रहण हो रहा है, ठीक है ना, अभी ऊपर था ना गंगा एक्सप्रेसवे के लिए कि लैंड एक्विजिशन हो रहा है। ये सब के लिए पॉलिटी में एक डॉक्ट्रिन होता है, एक सिद्धांत होता है जिसका नाम होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन। ठीक, ये जितने भी डॉक्ट्रिन ना, इन सबसे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा। मुझे प्लीज जो मैं बताता हूँ आप लोग, मैं इसलिए लिखता भी जा रहा हूँ, आप लोग जो है मुझे याद भी दिला दीजिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन वाला जो है, जितने भी डॉक्ट्रिन्स हैं, कई सारे डॉक्ट्रिन्स हैं, उसके मैंने ऑडियो मैसेज तो दे रखे हैं, वो मैं तुरंत दे दूंगा। बाकी एक इस तरीके का वीडियो बनाना जरूरी है, मेंस में जरूर पूछता है, हो सकता है प्रीलिम्स में बोले। खैर, डॉक्ट्रिन ऑफ इमिनेंट डोमेन जो है वो ये होता है कि हम, या फिर प्रख्यात डोमेन जिसे बोलते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ये कहती है कि अगर जो है पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज है, सार्वजनिक जो है इंटरेस्ट में कोई चीज है, तो हम उसको नेशनलाइजेशन करेंगे, सरकार उसके जो है रखेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन में अगर पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक, और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स हैं, समझना मेरी बात। तो एजुकेशन में अगर हम प्राइवेट स्कूल को सब कुछ दे देंगे तो वो जो गरीब बच्चे हैं जो फीस नहीं भर सकते, क्या वो उनको पढ़ाएगी या घुसने भी देगी गेट के अंदर? नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट संस्थाएं तो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। लेकिन एजुकेशन एक तरीके का मेरिट गुड्स है, ठीक है, ये गुड्स का आपको पता है ना, जिसमें भले ही जो है प्रॉफिट ना हो, लेकिन ये हमें प्रोवाइड करना जरूरी है, क्योंकि चिल्ड्रन आर आवर फ्यूचर। तो हम पब्लिक गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं वो गरीब से गरीब भी हो, उनको जो है उनको भी एजुकेट करता है। तो इसमें यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट भी है। ठीक, रोड बनाना ताकि जो है गति तेज हो सके जो है हमारी अर्थव्यवस्था की, तो पब्लिक इंटरेस्ट भी। तो उस केस में नेशनलाइजेशन और गवर्नमेंट अपने स्वामित्व में ले आता है ऐसी जगहों को, ऐसी चीज़ों को। इसी को बोलते हैं आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन। ठीक, और पब्लिक इंटरेस्ट दिखना चाहिए बिल्कुल खुला, बिल्कुल जो है प्राइमा फेसी, ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ कोई इंटरेस्ट किसी का और का हो। समझ में आ रही बात? वही। तो ये चीज़ है जनरल स्टडीज पेपर 3 के इकोनॉमी में। अगला जो है टॉपिक, ईपीएफओ वाले जिनको मैंने पढ़ाया था, मेरे पास करीबन थे 1600 करीबन बच्चे, उसमें से 423 लोगों का जो है यहाँ पे पोस्ट इसमें है। और अभी इंटरव्यू जिन लोगों ने क्लियर कर लिया है, काफ़ी लोग हैं, आप लोग जो है यहाँ पर मेरे से पूरी इंटरव्यू की तैयारी यहाँ पे आप लोग की करवा दूंगा मैं। एक एक चीज़ आप देखिए, जहाँ पे पहले मैंने वीडियोस दिए थे वहाँ पे जाके आप इंडस्ट्रियल रिलेशन का वीडियो हो गया, जो लेबर रिफॉर्म्स अभी हुए थे, सोशल सिक्योरिटी कोड हो गया, वेजेस कोड हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हो गया, ये सबको वहाँ पे आप पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना। ओनली करंट अफेयर करके नाम था, सॉरी नाम बता दिया। खैर, तो चलो थोड़ा बहुत प्रमोशन उनका भी हो जाने दो, मैंने ही तो काम किया वहाँ पे पूरा। तो ये यहाँ पे जाकर आप जो है पूरा वीडियो लिस्ट फॉलो कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे चैनल पे कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे आप आकर इंटरव्यू की पूरी आप लोगों को गाइडेंस दे दी जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ है। इसी उसमें जो है यहाँ पर अभी ईपीएफओ से संबंधित कुछ न्यूज़ आई है, ये सब इंटरव्यू में पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। अच्छा, एक यहाँ पे चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, बता देता हूँ। ईपीएफओ में जो पैसा लोगों को जाता है उसको अब जो है इन्होंने अलाउ कर दिया है कि वो लोग पहले तो ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेड फंड्स में लगाते थे, अब इन्होंने अलाउ कर दिया है कि अब ये इनविट्स में भी लगा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे आपका REIT होता है इन्वेस्टमेंट जो है ट्रस्ट, वैसे ही इनविट्स भी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होता है ट्रस्ट,
उसमें भी पैसा अब डाल सकेगा ईपीएफओ, ठीक, इनविट्स में। अच्छा, खैर यहां पर अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है, जो कि सबसे ऊंची डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ईपीएफओ में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में, और इसका हेड कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है, लेबर मिनिस्टर जी होते हैं, ठीक। तो जो ये सबसे बड़ी ऊंची डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इसके चेयरमैन लेबर मिनिस्टर है, कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, और ये ईपीएफओ की सबसे ऊंची डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इन्होंने कहा है कि हम गठन करेंगे 4 नई जो है सब कमिटीज का, जिसमें कि मेंबर्स होंगे बोर्ड के, एम्प्लॉयज के, कर्मचारियों के द्वारा जो भी मेंबर्स हैं वो लोग भी इस कमेटियों के मेंबर होंगे, नियोक्ता की तरफ से कमेटी और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है कुछ मेंबर्स इन सभी कमिटीज में होंगे। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन में अगर आप देखोगे तो 3 ट्रायंगल ऐसे बनाओ तो 3 लोग होते हैं इसमें जो है पार्टिसिपेंट, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और कर्मचारी, वर्कर, ठीक। एम्प्लॉय यानी कि नियोक्ता, ये ट्राइलेटरल जो है यहाँ पर बात होती है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। पूरी एक एक चीज पढ़ा रखी है, चिंता न करना, पूरा इंटरव्यू बढ़िया से करा दूंगा आपका। 2 कमिटियां जो होंगी, उसमें से पहली कमेटी तो है कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड मैटर्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो फर्म बनी हुई है, जो फैक्ट्री बनी हुई है उससे संबंधित, और दूसरा जो भी फ्यूचरिस्टिक इंप्लीमेंटेशन होना, सोशल सिक्योरिटी कोड, ये सारे कोड्स के मैंने वीडियो दे रखे हैं, जाके आप वहां पर देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बना के मैंने रखी है वहां पर, ठीक। तो सोशल सिक्योरिटी कोड के लिए एक कमेटी हो गई, दूसरी, और पहली हो गई एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड जो भी मैटर्स है वो हो गई। बाकी की जो 2 कमेटी, अच्छा, इन 2 कमेटियों के जो हेड होंगे वो तो होंगे भैया मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रमेश्वर तेली, और जो दूसरी 2 और कमेटियां हैं जैसे कि डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग और पेंशन रिलेटेड, ठीक, इसके जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी हैं सुनील बर्थवाल, ये इसको हेड करेंगे इन 2 कमेटियों को, ठीक। तो ये सारे डिसीजन जो अभी 229वीं मीटिंग हुई थी सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टी की, चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर जो है उनके अंतर्गत न्यू दिल्ली में हुई थी, उनके द्वारा भूपेंद्र यादव जी हैं, वहाँ पे ये डिसीजन लिए गए। उन्होंने ये भी एक बात कही कि जो वित्तीय निवेश और लेखा परीक्षा समिति है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमिटी है, उसको भी सशक्त बनाया जाएगा केस टू केस, ताकि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे क्या चीज़ें करनी है और पैटर्न इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, वो जो है सुधार किया जा सके। देखो, ईपीएफओ में क्या है, भविष्य निधि है। हम लोग जो पैसा जब काम करते हैं प्राइवेट संस्थाओं में, तो वहाँ से कुछ पैसा हमारी सैलरी से काटा जाता है, जो कि हम प्रोविडेंट फंड में डालते हैं। वो प्रोविडेंट फंड को जो है कुछ 8% के करीब जो है ये लोग ब्याज के साथ में हमें वापस करते हैं जब हम लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक, सुपर एन्युएट हो जाते हैं। पेंशन ग्रुप में कई सारी चीज़ें हैं, इसमें मैंने सारी स्कीम बता रखी हैं। तो वो पैसा भाई, अगर ये इतना ब्याज पे हमें पैसा दे रहे हैं तो ये खुद भी तो कहीं पैसा लगाएंगे यार, तो वो पैसा कहाँ लगाएंगे, ईटीएफ्स में। तो वही चीज बोल रहा है ये कि फाइनेंस, निवेश और लेखा परीक्षा, ये सारी चीजें कौन होगा, ईटीएफ में करेंगे। इन्विट्स ये नया है, इंटरव्यू में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो मिनिस्टर हैं उन्होंने एक नई बुकलेट निकाली है सीमलेस सर्विस डिलीवरी के लिए, निर्बाध, ठीक है ना। इसको अगर हम बोले तो बोलेंगे निर्बाध, मतलब जिसको आप बाध ना सको, सीमलेस, ठीक, सीमलेस जो है निर्बाध सेवा वितरण डिलीवरी करने के लिए जो है इससे संबंधित बुकलेट ईपीएफओ और जो आपके लेबर मिनिस्टर उन्होंने लॉन्च करी है। और साथ ही साथ इस पर भी उन्होंने ध्यान दिया है कि ईपीएफओ से ईएपीएफओ, मतलब कि डिजिटलाइजेशन में भी क्या चीज़ें क्या हुई हैं उसके रिलेटेड भी, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2, हेल्थ गवर्नेंस से संबंधित। यहाँ पर देखिए, एक इंस्टीट्यूशन है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च, ठीक। तो लोक चिकित्सा जिसे बोलते हैं कि भैया कहते हैं ना कि अरे चोट लग गई हल्दी लगा लो, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ है। और अच्छा, ये हो गया, खांसी हो रही, एक काम करो जो है अदरक को कूट के और थोड़ा सा गर्म करके खा लो, अगर वैसे लग रहा है तो लौंग खा लो। ये सब जो मेडिसिन होती है ना, ये लोक चिकित्सा इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है आपका पासीघाट में, ठीक, पासीघाट में अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है अब रख दिया गया है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च। तो इसको एक आ गया है कि कई सारे जो मिनिस्टर हैं आयुष के, उन्होंने बोला कि हम प्रमोट करेंगे आयुष को अरुणाचल प्रदेश में, पासीघाट। ये इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़्यादा इसमें मदद करने वाला है और इसके लिए उन्होंने कई सारे पैसे भी दिए हैं नया इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस बनाने के लिए। नया आयुर्वेद कॉलेज भी बनाया जाएगा जिसमें स्टूडेंट जो है 30 रखे जाएंगे। 60 बेड का आयुर्वेदा हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा इसी कैंपस में, पासीघाट में है आपका, ठीक। और इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है रोजगार भी मिलेगा 86 लोगों को। नया नाम रख दिया गया है
जो कि यही है, आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च। ठीक, नया नाम है ये। और देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जाइए, कुछ जो देखिए ऑफिशियल सोर्सेज से ही पढ़ना है। ठीक, आपको क्या देखना है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आके, अबाउट अस। ठीक, कुछ प्रोग्राम या फिर स्कीम्स चल रही हैं तो उसको देख लीजिए। ठीक, ये दो चीज़ें तो आपको देखनी है। ठीक, कोई लॉ वॉ से संबंधित है तो बात की बात है। ये दो चीज़ें, प्रोग्राम, स्कीम्स और अबाउट अस, ये तो दो चीज़ें देखनी है। अगला जो हमारा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमी एग्रीकल्चर जीएस पेपर 3 से संबंधित है। ये 3 कहाँ गया, ये रहा। ठीक, तो देखिए लेबोरेटरी बनाई गई है फूड ग्रेन के जो सैंपल हैं उनकी जांच करने के लिए। किसने बनाई गई है, किसने बनाई है? देखो, बनाई तो ये भैया सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है कर्नाटका में, उसने बनाई है ये। ठीक, लेकिन ये लेबोरेटरी दी किसे गई है? एफसीआई को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, जो कि जो आपका जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत काम करता है। और ये जो है आपका खाद्य जो भी चीज़ें अनाज हैं इनके नमूनों से मतलब को अब चेक कर पाएगा ये खुद से ही। ठीक है ना, पहले इसको सैंपल देने पड़ते थे इधर उधर, फिर वहाँ से चेक करता था या जो से भी है, तो अब तो खुद से ही जाके इंडिया का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी मिल गई है, खुद ही चेक कर लिया, हाँ भैया कितने न्यूट्रिएंट, कितना मिनरल, क्या चीज़ें सब हैं कि नहीं है, और उसके बाद जो है वितरण किया जाएगा। जो राशन शॉप में मिलता है ना, ये एफसीआई सब वितरण करता है। ठीक, अच्छा, एफसीआई किसके अंतर्गत काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ये डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत है। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और ये अनाज के आप सैंपल को यहाँ पे हाउस टेस्ट कर लेगा। ठीक, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये अभी गुड़गांव में बताया गया। ठीक, कहाँ पे ये बनाया गया है ये वाली टेक्नोलॉजी, ये लेबोरेटरी? ये आपकी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर, कर्नाटका। देखो यूपी पीछे, अदर स्टेट पीछे एग्जामिनेशन में ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है यही पूछ लेता है। तो ये करंट अफेयर में है, तो यूपी पीसीएस वाले बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया, अच्छा यार चलो इतनी लंबी लिस्ट जो है याद करने से अच्छा बच्चों का काम थोड़ा आसान करते हैं, ये करंट अफेयर में जो आता है कम से कम ये इसी की लोकेशन याद कर लिया करें। तो पूछेगा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? मैसूरू में, कर्नाटका। याद करो ना। ठीक, ये दिमाग लगाओ, इस तरीके से आएगा, सब कुछ आएगा, कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक, तो ये चीज़ है। 9 जो फूड ग्रेन है एफसीआई अपने डिपो में ही जाके जो है चेक कर सकता है। वेलफेयर स्कीम जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ दी जाती है उनको वहीं पे चेक कर लेगा। क्या चेक करेगा? कि भैया कीटनाशकों के पेस्टिसाइड के रेसिड्यू तो नहीं बचे हुए। जैसे कहते हैं ना कि सेब आता है तो मम्मी कहती है अरे ढंग से धुल के खाना, नहीं तो इसमें जो है कीटनाशक चली जाएंगे, बहुत ज़्यादा छिड़काव हो रहा है, कहती है ना मम्मी। ढंग से जो है धोए जाते हैं ना सब्जियां, वो इसीलिए। कीटनाशकों के अवशेष तो नहीं है, साथ ही साथ माइकोटॉक्सिन तो नहीं है, यूरिक एसिड तो नहीं है। फोर्टिफिकेशन, अब यहाँ पे विटामिन में मैंने आप लोग बताया है 2 तरीके की फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी टाइप की होती है इसमें। मतलब एक तरीके से न्यूट्रिएंट को एनहेंस किया जाता है, उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। फूड फोर्टिफिकेशन होता है, दूसरा बायो फोर्टिफिकेशन होता है। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कि आपका आयोडीन, नमक, ठीक है ना, तो जो नमक है NaCl, उसमें आयोडीन की मात्रा को बढ़ा दिया गया, उसमें जोड़ दिया गया, तो ये हुआ फूड फोर्टिफिकेशन। ठीक, राइस में भी इसी तरीके से है। लेकिन किसी प्लांट को उगाते समय ही हम ऐसा कर दें कि वो जो है ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशियस मिनरल जो है से भरा हुआ जो है अगर वो फूड खाद्यान्न बने तो उसको बोलेंगे आपका बायो फोर्टिफिकेशन। ठीक, तो एक बार जो है अनाज बन गया उसके बाद हम कुछ उसको उसमें एनहांसमेंट कर रहे हैं तो फूड फोर्टिफिकेशन। अगर उसको बनने से पहले पेड़ पौधे में ही कि वो ऐसा जो है प्रोड्यूस ही इस तरीके करे तो उसको बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे फोर्टिफिकेशन लेवल विटामिन का चेक कर सकेगा कि भैया सेफ है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, तभी कंज्यूमर को दिया जाए, तो ये वाली चीज़ है। ठीक, और यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम ये एक वैधानिक निगम है, ठीक है ना, यानी कि पार्लियामेंट लॉ इसको लेके आया है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। 1964 में इससे संबंधित जो है एक लॉ लाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत काम करता है। 1965 में इसको सेटअप किया गया, पहले तो चेन्नई में सेटअप किया गया था, लेकिन अब इसको न्यू दिल्ली में इसको रखा गया। तो अब इसका जो हेडक्वार्टर या फिर सेटअप अगर देखा जाए तो कहां पर है? न्यू दिल्ली में है।
ठीक, तो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आता है एक तिनका भी, तो मुझे लगता है कि आप लोग को लाइक का बटन तोड़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए, शेयर सब्सक्राइब कमेंट करवा कर। ठीक, तो चलिए फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।